हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हर्षित कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जिसमें हमारा चैप्टर 9 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। और इसमें हम पहले की जो पॉलिसीज़ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948, 56 हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1969, 73, 77, 80, 85 एंड 86। ये सारे के सारे जो पॉलिसीज़ हैं हम आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1969। अब जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, इसमें बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, बहुत सारी खामियां थी, जिनको देखते हुए हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, हमारे एक्सपर्ट्स थे, वो लेकर आए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1969। अब इसके हाइलाइट्स क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, 1969 की जो पॉलिसीज है इसके प्रोविजंस देखते हैं। अब इसमें इन्होंने बोला कि जो रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं ना, ये रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए करी जाएगी, और इस पे जो स्पेशल फोकस होगा, जो प्रायोरिटी होगी, वो इंडस्ट्रीज को दी जाएगी, प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज को दी जाएगी, बट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज को यूज किया जाएगा। और जो लाइसेंस्ड इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है ना, वो गुड्स सस्ते दामों पे प्रोड्यूस करेगी, सो दैट कि जो फाइनल कंज्यूमर तक गुड्स पहुंच रही है वो बहुत महंगी ना पहुंचे। गुड्स जो है, जो चीजें हैं, वो लोगों को सस्ती मिले। ऐसे ना हो कि वो पहले प्रोडक्शन पे ही इतना खर्चा कर रहे हैं कि ओवरऑल जो चीजें लोगों तक पहुंचती है वो बहुत महंगी हो जाए। तो जो लाइसेंस्ड इंडस्ट्रीज है, उनको जो चीजें प्रोड्यूस करनी है, जो गुड्स बनानी है, वो सस्ती बनानी है, प्रोडक्शन लो कॉस्ट पे करनी है, सो दैट कि फाइनल कंज्यूमर तक चीजें सस्ती ही पहुंचे। इसके अलावा इकोनॉमिक पावर की कंसंट्रेशन को चेक करना है। एक ही हाथ में इकोनॉमिक पावर नहीं होनी चाहिए, और जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिजायर्ड डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। प्लानिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक ही इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करना है। अब ये जो लाइसेंसिंग पॉलिसी का था, लाइसेंसिंग पॉलिसी लेकर आए थे कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी मार्केट में एंटर करना चाहती है या स्टेट गवर्नमेंट अपनी कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहती है, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा उनको। शेड्यूल बी और शेड्यूल सी वाली जो इंडस्ट्रीज हम 56 वाली पॉलिसी में पढ़ते आए हैं कि जो शेड्यूल सी और शेड्यूल सी में इंडस्ट्री सेटअप होएगी, स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी या कोई प्राइवेट एंटरप्राइजेस सेटअप करेगा, उसके लिए उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब इसमें इन्होंने बोला कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी है ना, वहां पे प्राइस रेगुलेशन का होना बहुत जरूरी है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो लो कॉस्ट पे करो, सो दैट कि फाइनल कंज्यूमर तक जो चीजें हैं वो सस्ती मिले। बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया जी, ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने गवर्नमेंट से सब्सिडी लेनी शुरू कर दी कि फाइनल कंज्यूमर तक चीजें सस्ती पहुंचानी है, वो हम पहुंचाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेनी शुरू कर दी। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब इसमें चीजें तो वही है ना, प्रोडक्शन पे खर्चा तो बढ़ ही रहा है, तो इसमें तो गवर्नमेंट का खर्चा फिर से बढ़ गया, इसमें तो कोई फायदा ही ना हुआ। अब गवर्नमेंट का जो मेन मोटिव था, गवर्नमेंट का मोटिव क्या था, गवर्नमेंट का तो यही था ना कि जो प्रोडक्शन है वही लो कॉस्ट पे हो, सो दैट कि फाइनल कंज्यूमर तक चीजें सस्ती पहुंचे। बट ये प्रोडक्शन तो सेम वही ज्यादा दाम पे कर रहे हैं, बट चीजें लोगों तक सस्ती पहुंचाने के लिए ये सरकार से सब्सिडी लेने लग गए। तो यहाँ पे ये जो बात है ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी, यहाँ पे भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, अब उन्होंने क्या किया, वो जो छोटे इंडस्ट्रियल हाउसेस, जो नए इंडस्ट्रियल हाउसेस आ रहे थे ना, उनको सेटअप ही नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि जो पावरफुल इंडस्ट्रियल हाउसेस थे वो आगे आ रहे थे, अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो नई जो इंडस्ट्री कोई सेटअप होती भी थी तो उसको या तो वो वैसे दबा देते थे या फिर उसको टेक ओवर कर रहे थे। तो इसके लिए अब सरकार को लगा कि अब यहाँ पे तो ये दिक्कत आ रही है, एक तो प्राइस कंट्रोल नहीं कोई हो रहा, ये क्या कर रहे हैं, अब चीजें तो प्रोडक्शन पे खर्चा पूरा कर रहे हैं, हमसे सब्सिडी ले रहे हैं। दूसरा इन्होंने देखा कि यहाँ पे मोनोपोली बनती जा रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज है, पावरफुल इंडस्ट्रियल हाउसेज है, ये दूसरे और किसी को मार्केट में टिकने नहीं दे रहे हैं। अगर कोई आ भी रहा है तो उसको टेक ओवर कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारी सरकार कुछ रेमेडीज लेकर आई, जैसे कि MRTP एक्ट पास किया गया, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। MRTP एक्ट के अंदर क्या किया गया, मोनोपोली को चेक किया
गया कि ऐसे ना हो कि जो पावरफुल बिजनेस हाउसेस है वो मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाकर बैठ जाए। तो मोनोपोली को रोकने के लिए एमआरटीपी एक्ट पास किया गया। इसके अलावा ट्रेड प्रैक्टिसेस को, कमर्शियल प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करने के लिए भी एमआरटीपी एक्ट पास किया गया। इसके दो मेन मकसद थे एमआरटीपी एक्ट के, एक तो मोनोपोली को रोकना, दूसरा ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेगुलेट करना, राइट। सेकेंडली इन्होंने क्या बोला, अब ये जो एक्ट, पहले तो एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने सो दैट कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउस है उसकी मोनोपोली ना हो। फिर सेकेंडली गवर्नमेंट ने क्या बात बोली, गवर्नमेंट ने बोला कि कोई भी जो पावरफुल इंडस्ट्रियल हाउसेस है जिसके एसेट्स 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है, कोई भी इंडस्ट्री जिसके एसेट 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा के हैं, उनको, उन्होंने अगर अपनी इंडस्ट्री को और आगे एक्सपैंड करना है या फिर ग्रीन फील्ड वेंचर्स करने हैं, ग्रीन फील्ड वेंचर्स मतलब कि अपनी कोई और इंडस्ट्री नए सिरे से शुरू करनी है या फिर किसी दूसरी फर्म को टेक ओवर करना है, तो उसके लिए उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन के बिना ना तो वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर सकते हैं, ना कोई ग्रीन फील्ड वेंचर कर सकते हैं, ना ही किसी दूसरी फर्म को टेक ओवर कर सकते हैं। अब ये जो 25 करोड़ वाली लिमिट है ना, ये 1970s की बात है, 69 की पॉलिसी है तो 69-70s की बात है। तो उस टाइम पे ये 25 करोड़ की जो अमाउंट होती थी ना बहुत ज्यादा होती थी, राइट। फिर ये जो 25 करोड़ की लिमिट थी बाद में इसको बढ़ाकर 50 करोड़ कर दिया गया 1980 के टाइम पे, और 85 में इसको बढ़ा के 100 करोड़ कर दिया गया। एमआरटीपी की जो लिमिट थी इसको बाद में बढ़ा दिया गया। और ये वाली जो फर्म्स थी, इन फर्म्स को बोला जाने लगा एमआरटीपी कंपनीज, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोली को रोकने के लिए सरकार ने लिमिट लगाई थी ना। तो ये वाली जो कंपनीज थी जिनके एसेट 25 करोड़ से ज्यादा है, तो इन कंपनीज को क्या बोला जाने लगा, एमआरटीपी कंपनीज। फिर अगर कोई भी यहाँ पे एमआरटीपी एक्ट के अंडर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या कोई और रिस्ट्रिक्शन प्रैक्टिसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, ट्रेड से रिलेटेड, तो उसके लिए हमारी सरकार ने उसके रिड्रेसल के लिए हमारी सरकार क्या लेकर आई, एमआरटीपी कमीशन। एमआरटीपी एक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसको रिड्रेस करने के लिए, उसको रोकने के लिए एमआरटीपी कमीशन बनाया गया, राइट। फिर नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1973। 1973 में एक नई टर्म आई जिसका नाम था कोर इंडस्ट्रीज। कोर इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्रिएट करी गई। जैसे कि आज की डेट में हम पढ़ते हैं ना 8 कोर इंडस्ट्रीज है, तो वैसे ही ये वाला जो कोर इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट था 1973 में आया, कोर इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्रिएट करी गई। और उस टाइम पे ये जो कोर इंडस्ट्रीज थी ये 6 को कैटेगरी की थी। कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री, क्रूड ऑयल, ऑयल रिफाइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाद में ये जो 6 कोर इंडस्ट्रीज थी इनको बेसिक इंडस्ट्रीज भी बोला जाने लगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज भी बोला जाने लगा। अब ये जो 6 इंडस्ट्रीज है ये बेसिक इंडस्ट्रीज है। अब जैसे कि हमने पढ़ा 1956 के एक्ट में कि कोई भी इंडस्ट्री जो कि शेड्यूल ए में नहीं आती, शेड्यूल बी में आती है या शेड्यूल सी में आती है, कोई भी इंडस्ट्री अगर सेटअप करनी है जो शेड्यूल बी या शेड्यूल सी में आती है तो उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि आउट ऑफ दी 6 कोर इंडस्ट्रीज, जो भी इन 6 में से इंडस्ट्री शेड्यूल ए में नहीं आ रही, तो उन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए सरकार से इनको क्या करना होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। बकायदा लाइसेंस से ही वो उस इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सकता है। प्राइवेट फर्म जो है अगर उसने लाइसेंस अप्लाई करना है इन 6 में से इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, अगर कोई प्राइवेट फर्म अप्लाई करना चाहती है लाइसेंस के लिए, तो उसके लिए उस जो प्राइवेट फर्म है उसके पास टोटल एसेट 20 करोड़ या 20 करोड़ से ज्यादा के होने चाहिए, तभी वो इन 6 कोर इंडस्ट्रीज में से इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए अप्लाई कर सकती है लाइसेंस के लिए। फिर कुछ इंडस्ट्रीज को रिजर्व लिस्ट में रखा गया फॉर स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, कि कुछ इंडस्ट्रीज इन्होंने ऐसी रखी कि वो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के सेक्टर में ही वो सेटअप करी जाएगी, उनको बड़ी जो फर्म्स है वो सेटअप नहीं कर सकती, रिजर्व कर दी गई स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के लिए। फिर ज्वाइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया, नया टर्म यहाँ पे आई ज्वाइंट सेक्टर की। ज्वाइंट सेक्टर में क्या कि अगर कोई सेंटर की सरकार या प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंडस्ट्री सेटअप करना
चाहते हैं तो वो मिलकर भी कर सकते हैं, या तीनों ही मिलकर कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं तो तीनों के तीनों मिलकर भी इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर। अब इसमें गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि बाद में जाकर अगर गवर्नमेंट उस वेंचर को एग्जिट करना चाहती है, उस इंडस्ट्री को एग्जिट करना चाहती हो तो वो एग्जिट कर सकती है। बेसिकली यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या था, गवर्नमेंट चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, प्रमोट किया जाए। तो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने के लिए ही ये जो ज्वाइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट था ये लाया गया था, सो दैट कि प्राइवेट सेक्टर को स्टेट की सपोर्ट से हम प्रमोट कर सके, इसीलिए गवर्नमेंट ज्वाइंट सेक्टर का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। फेरा एक्ट पास किया गया 1973 में, बट ये वाला जो एक्ट था इसको उस टाइम पे हमारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने बोला कि ये बहुत ही ड्रैकोनियन एक्ट है, ये अच्छा नहीं है, ये इंडिया की ग्रोथ को हैम्पर करेगा, इंडिया की मॉडर्नाइजेशन को, इंडिया की इंडस्ट्रीज की ग्रोथ को और इंडियन इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन को ये हैम्पर करेगा। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट की परमिशन दी गई, बट इसमें भी लिमिटेशंस थी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फॉरेन की कंपनी यहाँ पे आकर इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो कर सकती है, बट उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ फॉरेन टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया, उसके लिए इन्होंने लिमिट रखी कि साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होएगी। तो इसके लिए कोई भी अगर एमएनसी इंडिया में सेटअप होना चाहती है तो वो सेटअप कर सकती है, अपना एमएनसी कंपनी इंडिया में सेट हो सकती है, बट उसके लिए उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी इंडिया में, राइट। फिर नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977। अब ये 1770 का जो एरा था इस टाइम पे किया हुआ था। 1977 के टाइम पे गवर्नमेंट जो थी वो चेंज हुई थी। 77 के टाइम पे आई जनता गवर्नमेंट, उससे पहले थी कांग्रेस की गवर्नमेंट। अब जब नई गवर्नमेंट आई तो नई गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट को बुरा भला बोलने लगी कि वो गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, उनकी पॉलिसीज अच्छी नहीं है। तो बेसिकली ये गवर्नमेंट बात कर रही थी एंटी इंदिरा, ये कांग्रेस को अच्छा नहीं समझती थी, तो एंटी कांग्रेस ये बातें करने लगी। तो इन्होंने बोला कि हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो गांधीयन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के बेसिस पे ही होनी चाहिए। तो गांधीयन सोशलिस्टिक व्यूज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी सेटअप करी, जिसमें उन्होंने बोला कि जो अननेसेसरी एरियाज है ना वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, तो वहां पे उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया। जबकि 1973 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें क्या बोला था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है वाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होएगी इंडिया में, बट साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होएगी, 1973 के एक्ट में बोला था। लेकिन 77 में नई गवर्नमेंट ने आते ही बोला कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं करी जाएगी, जो अननेसेसरी एरिया है वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल ही इन्होंने बंद कर दिया। जैसे कि कोका कोला है, इन्होंने बोला कि ये तो अननेसेसरी है, इसकी जरूरत नहीं है इंडिया में, तो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्होंने बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दी। विलेज इंडस्ट्रीज पे इंफेसाइज किया इन्होंने, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया, इनको प्रमोट किया, डिसेंट्रलाइज करने की बात करी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स सेटअप करे इन्होंने कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को मास स्केल पे एक्सपेंड करना है, कि लोकल लेवल पे भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है। ऐसे नहीं है कि सेंटर की गवर्नमेंट ही इंडस्ट्री सेटअप कर रही है, उसके आगे स्टेट गवर्नमेंट या लोकल लेवल पे कोई इंडस्ट्री सेटअप हो ही नहीं रही। तो ये यहाँ पे अच्छी बात भी है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो लोकल लेवल पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी सेटअप किए गए। इसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन में खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया गया और लेवल ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाने की बात बोली गई, और जो एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेस है उनको भी चेक करने की बात बोली गई। इन्होंने बोला कि जो एसेंशियल कमोडिटीज है उनके जो प्राइसेस है वो एक हद से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और प्रोडक्शन है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ाने की जरूरत है, राइट। फिर उसके बाद 1980 के टाइम पे फिर से गवर्नमेंट चेंज हो गई, 3 साल के लिए आई थी ये जनता गवर्नमेंट। 1980s के टाइम पे फिर से गवर्नमेंट चेंज हुई और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1980 आ गया। तो 1980 के टाइम पे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी फिर से पावर में आई, तो उन्होंने 1977 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसको रिवाइज किया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट फिर से अलाउ कर दी वाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की। फॉरेन इन्वेस्टमेंट होएगी और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होएगा। एमआरटीपी लिमिट यहाँ पे रिवाइज कर दी। एमआरटीपी लिमिट पहले कितनी थी, 1773 के टाइम 69 वाली जो पॉलिसी थी, 69 वाली पॉलिसी में 25 करोड़ थी।
और यहाँ पे इन्होंने 80 के टाइम पे कर दी 50 करोड़ की लिमिट, यहाँ पे MRTP लिमिट रिवाइज करके 50 करोड़ कर दी। और 77 के टाइम पे ये जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स की बात करी थी, ये इनको अच्छा लगा कॉन्सेप्ट, तो को इन्होंने ऐसे ही कंटिन्यू कर लिया। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो प्रोसेस था इसको इन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ पे आकर, 80 के टाइम पे आकर, कि अब इंडस्ट्रियल लाइसेंस, अब पहले जैसे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, लिमिटेशंस थी, तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ओवरऑल प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए इन्होंने अब लिबरल एटीट्यूड फॉलो करना शुरू कर दिया, थोड़ा लिबरल हो गए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए यहाँ पे। फिर आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 85 एंड 1986 का। इस टाइम पे भी कुछ खास नहीं, वही जो पुरानी बातें हैं उन्हीं को ही फिर से रिवाइज किया गया। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो पॉलिसीज आई है, जो भी प्रोविजंस है, वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते है, कुछ ज़्यादा नया नहीं है, बट जो भी चेंजेस हुई उसको हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस था उसको इन्होंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो प्रोविजन था वो वैसे का वैसे ही था, बट जो प्रोसेस था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होएगी, और जो MNC इंडिया में आ रही है उस पे इन्होंने लिमिट लगाई कि 49% तक की, कि 49% तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट होएगी। और जो 51% शेयर है कंपनी के वो इंडियन पार्टनर के पास ही होएगी, इंडियन पार्टनर के पास ही रहेंगे। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो थी वो 49% तक ही इन्होंने अलाउ करी, और 51% जो शेयर हैं वो किसके पास रहेंगे, इंडियन पार्टनर के पास ही रहेंगे। MRTP की जो लिमिट थी इसको यहाँ पे फिर से रिवाइज करके 100 करोड़ कर दिया गया, सो दैट की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनको थोड़ा प्रमोट किया जा सके। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया, और कंपलसरी लाइसेंसिंग जो थी वो 64 इंडस्ट्रीज के लिए ही रहने दी, कुछ इंडस्ट्रीज को लाइसेंसिंग से बाहर कर दिया। जो सनराइज इंडस्ट्रीज है, नई नई इंडस्ट्रीज अभी एंटर कर रही थी, जैसे उस टाइम पे टेलीकम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा था, कंप्यूटराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि पहले नहीं थे, अभी नए नए जो मार्केट में आ रहे थे, नए नए कॉन्सेप्ट, नई नई इंडस्ट्रीज जो मार्केट में आ रही थी, तो उस पर इन्होंने ज़्यादा ध्यान देने की बात करी, उस पर अटेंशन देनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ जो PSUs थे, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे, इनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी, इसमें इनको प्रॉफिटेबल बनाने की बात करी कि हाँ जो हमारे PSUs हैं इनको हम प्रॉफिटेबल बनाएंगे, थोड़ा मॉडर्नाइज करेंगे, इसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का यहाँ पे भी काम होएगा। इसके अलावा वो इंडस्ट्रीज जो रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करती है, उन इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया जाएगा यहाँ पे। ओवरऑल जो फेरा रजीम था, फेरा रजीम के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ रिलैक्सेशंस लेकर आए इन्होंने, और इसमें इन्होंने कुछ इंडियन इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन दोनों को मिलाकर जो एसेंशियल टेक्नोलॉजी है फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू उनको इंडिया में परमिशन दी गई। एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंटिफिक अप्रोच लाई और बहुत सारे टेक्नोलॉजी मिशन एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकर आए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर होगा उसको भी प्रमोट किया जाएगा इंडस्ट्री के साथ साथ। अब उस टाइम पे क्या हो रहा था, 1985 का यहाँ पे बात चल रही है, 1985-86 की, तो उस टाइम पे WTO को बनाने की बात चल रही थी कि WTO अब एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। हालांकि WTO बना 1995 में था उरुग्वे राउंड के टाइम पे, बट 1985 में ही WTO को बनाने की बातें यहाँ पे शुरू होने लगी थी। क्योंकि हो क्या रहा था, यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस थे वो क्या थे, हर्डल बनते जा रहे थे जो नई इंडस्ट्रीज आ रही थी उनके लिए। तो इसके लिए अब ग्लोबलाइज करने के लिए, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए, तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी, WTO की जरूरत थी। तो WTO को बनाने की बातें 85 में शुरू हो गई थी, हालांकि बना 95 में था। फिर 90s के टाइम पे 1991 में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, बट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बातें 1989 के टाइम पे ही शुरू हो गई थी। उसी टाइम पे ये बातें होने लगी थी इंडिया में कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अब लाने की जरूरत है। बट 1990 के टाइम पर 91 तक आते आते फिर इंडिया के हालात ही ऐसे हो गए कि हमें मजबूरन जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो लाने पड़े, क्योंकि एक तो गल्फ वॉर शुरू हो गई थी। गल्फ वॉर होने से क्या हुआ, जो हमारे इंडियंस गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे थे, वहां से करेंसी ला रहे थे, वो आनी बंद हो गई। दूसरा, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गए, हमारे पास हायर फिजिकल डेफिसिट 8% से भी ज्यादा बढ़ गया था फिजिकल डेफिसिट हमारा। इन्फ्लेशन रेट उस टाइम पे 13% से ज्यादा हो गया था, इन्फ्लेशन रेट इंडिया में बहुत बढ़ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए, जिसके चलते हुए हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े थे 1991 में। अब ये 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, हम क्यों लेकर आए, इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे।
तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।